सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म आरटीजैम सीएसआर नेट। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उद्गम सीरीज के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एज वेल एज मैं आप लोगों को डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर कंप्लीट करवा दिया। आई होप क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो रहे होंगे। प्लांट फिजियोलॉजी भी कंप्लीट करवा दिया है, इन द सेंस कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने कवर करवा दिया है। सिमिलरली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे जो सीएसआर एस्पिरेंट होते हैं वो स्किप करके चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वो बहुत ज्यादा मेमोरी बेस्ड होता है। मतलब बहुत सारी चीजों को हमें याद करना पड़ता है, इस वजह से चीजें इसको स्किप करके चले जाते हैं। बट मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊंगी, इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको चीजों को ज्यादा याद करने की नीड नहीं होगी। आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली सीखोगे, लर्न करोगे और उसके क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करोगे। आज हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना भी सिखाऊंगी। आज का जो हमारा चैप्टर नेम है दैट इज द वल्वल फॉर्मेशन ऑफ इन सी एलिगेंस। ठीक है। आई होप आप ये टॉपिक कभी ना कभी पढ़ा होगा, बट कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाऊंगी वो थोड़ा यूनिक होगा। ऑलराइट, सो टुडे टारगेट इज वल्वल फॉर्मेशन इन द सी एलिगेंस। ठीक है, चलिए। आप सभी को पता होगा कि सी एलिगेंस, आप सभी ने नाम पहले तो सुना ही होगा। ये किस टाइप का होता है? ये वर्टिब्रेट होता है, इनवर्टिब्रेट होता है, क्या होता है? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा मैम ये इनवर्टिब्रेट होता है। ओके, वल्वल फॉर्मेशन, वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा सी एलिगेंस क्या है। तो जैसे कि आपने कहा कि मैम ये एक इनवर्टिब्रेट है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट में फीमेल के पास जैसे वेजाइना होता है, उसी तरह वर्टिब्रेट में वर्टिब्रेट में वल्वा होता है। ठीक है, तो हम यहां पे एक पॉइंट लिखते हैं, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के पास क्या होता है? वर्टिब्रेट के पास वल्वा होता है। तो ये जो वल्वा है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, आज का मुद्दा ये है। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, आज का जो हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले, हम ये पढ़ने वाले कि वर्टिब्रेट में इस वल्वा का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वल्वा का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब वन मोर थिंग, जैसे मैंने कहा कि सी एलिगेंस ये क्या है, ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है? ओके, किस टाइप का? ये जो है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। ठीक है, और एलिगेंस जो है, सी एलिगेंस, उसे हम वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, और इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास दोनों पार्ट होता है। मतलब कि इसके पास मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। ऑलराइट, इसके पास फीमेल पार्ट भी होता है और मेल पार्ट भी होता है। अब देखो, इंटरेस्टिंग सी बात, इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो हर्माफ्रोडाइट्स जो होता है, ठीक है, चलो यहां पे हम फिर से लिखते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स जो होता है, अभी मैंने कहा कि इसके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है। इसका मतलब क्या कि ये एक को भी रिलीज करता होगा और स्पर्म को भी रिलीज करता होगा। चलिए, तो जैसे कि आपने इस पॉइंट को समझा कि ये एक को भी रिलीज करता है और एक को भी रिलीज करता है और स्पर्म को भी रिलीज करता है। ठीक है, एक एंड स्पर्म दोनों को ही रिलीज करता है। तो ये अर्ली स्टेज में, ठीक है, दो स्टेज होगा, अर्ली स्टेज एंड लेटर स्टेज।
लेटर स्टेज। अब ये जो अर्ली स्टेज होता है, ठीक है, अर्ली स्टेज होता है, इसमें ये क्या करता है, एग को रिलीज करता है, ठीक है, क्या करता है, एग को रिलीज करता है, एग को रिलीज करता है, ठीक है, एग को रिलीज करता है, और इस एग को स्टोर कर लेता है, ठीक है, एग को रिलीज करने के बाद इसको स्टोर कर लेता है, इसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। एंड लेटर स्टेज में क्या कर रहा होगा, जब ये अर्ली स्टेज में एग को रिलीज कर रहा होगा तो ऑब्वियसली लेटर स्टेज में ये स्पर्म को रिलीज कर रहा होगा, ठीक है। तो लेटर स्टेज में ये क्या कर रहा है, स्पर्म को रिलीज कर रहा है, ठीक है। देखो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो हर्माफ्रोडाइट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास दोनों पार्ट होता है, मतलब कि फीमेल पार्ट भी होता है एज वेल एज मेल पार्ट भी होता है, ठीक है। अब देखो अगर इसके पास किसी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता होगा, इसका मतलब कि वो क्या, कि वो एग को भी रिलीज करता होगा और वो स्पर्म को भी रिलीज करता होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा कि जो हर्माफ्रोडाइट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अर्ली स्टेज में एग को रिलीज करता है और लेटर स्टेज में ये स्पर्म को रिलीज करता है, ठीक है। और ये एग जो होता है, मतलब ये जो स्पर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो स्पर्म होता है, ठीक है, ये स्पर्म होता है, इस एग से आके रोल हो जाता है, ठीक है, इस एग से आके रोल हो जाता है। और ये जैसे ही एग से आके रोल होता है यहां पे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, वल्वा का, ठीक है, यहां पे फिर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, वल्वा का, वल्वा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। चलो ये तो आपने समझा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए यहां तक जब आपको समझ आया, ठीक है, और ये जो चीजें हो रही है कहां पे हो रही है, ऑर्गेनिज्म के इंटरनल साइड में हो रहा है या एक्सटर्नल साइड में हो रहा है, तो आपका आंसर होगा कि मैम ये जो हो रहा है कहां पे हो रहा है, ये होता है इंटरनल साइज में। तो एक पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सी एलिगेंस में, जैसे हमने यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखा तो सी एलिगेंस में हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज ए इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कैसा होता है, इंटरनल, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे, मतलब अगर मैं सीएस एस्पिरेंट के बच्चों की बात करूं ना तो वो डायरेक्ट म्यूटेशन केस पे चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि यस ऑब्वियसली क्वेश्चन वहीं से आता है, मैम तो मुद्दे की बात पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट जहां से क्वेश्चन आता है उसी को पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आपके क्वेश्चन जो है डेफिनेटली सीएसआर जो क्वेश्चन पूछता है वो म्यूटेशन केसेस पे क्वेश्चन पूछता है और उस चीज को हम आज डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उसको सीखने से पहले आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि सी एलिगेंस किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, कैसे वो, अगर वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, कैसे वो फर्टिलाइज करता है, मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये सारी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप म्यूटेशन केस तो पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले आपको ये सारी चीजें भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब ये जो वल्वा है, ठीक है, हमने वल्वा के बारे में बात किया, अब ये जो वल्वा होता है ये किस स्टेज में होता है, वल्वा का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, ठीक है। चलिए अब हम स्टेज के बारे में बात करेंगे, तो वल्वा का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है लार्वा स्टेज में, ठीक है। वल्वा फॉर्मेशन इन लार्वा स्टेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इवन एक बार सीएसआर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और बहुत सारे बच्चों ने इसका इनकरेक्ट आंसर करके आए थे क्योंकि ये नहीं पता था, पार्ट बी में ये पूछा गया था किस स्टेज में वल्वा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड यहां पे टोटल कितने कितने सेल होते हैं, यहां पे जो सेल होते हैं, नंबर ऑफ सेल कितना इन्वॉल्व होता है, यहां पे 6 सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और ये जो 6 सेल जो होता है उसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है वल्वा प्रिकर्सर सेल, इसे बोला जाता है वल्वा प्रिकर्सर सेल और शॉर्टकट में इसी को बोला जाता है वीपीसी, ठीक है। अभी ये जो वीपीसी है मैं आपको बार बार बोलूंगी, जब म्यूटेशन केस में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अभी जब मैं डिस्कस करूंगी तो ये जो वीपीसी है इसे बार बार डिस्कस करूंगी,
ठीक है, तो ये क्या होता है, यहां तक क्लियर है। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि सी एलिगेंस वल्वा का फॉर्मेशन कब करता है, हमें ये पढ़ाना है। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है। हमने ये देख लिया कि उसका मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ये सारी चीजें हमने देख लिया, किस स्टेज में वल्वा का फॉर्मेशन करता है, ये सारी बातें आपने सीख ली। ठीक है, चलिए अब ये बात सीख लिया है तो आगे चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो हमें क्या बनाना है, वल्वा बनाना है। ठीक है, देखो और यहां पे प्रेजेंट होता है एंकर सेल। ये क्या है, ये है एंकर सेल। एंकर सेल को शॉर्टकट में एसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे एसी भी कहा जाता है। और इस एंकर सेल के बेनिथ, इसके नीचे प्रेजेंट होता है वीपीजी। 6 वीपीजी मैंने आपको जो बताया ना, वो वीपीजी इसके नीचे प्रेजेंट होता है। तो वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ 6 वीपीजी, बट इसको ऐसे बनाते हैं। ओके, यस, ये जो मैंने इसके नीचे बनाया है ये क्या है, ये जो मैंने आपको ये बोला था कि 6 वीपीजी होता है वो। ठीक है, तो ये क्या है, 6 वीपीजी, मतलब वल्वा प्रिकर्सर सेल मैंने बनाया। ठीक है, अब देखो ये जो गोनाइड है, ठीक है, सॉरी, ये जो मैंने आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर से बनाया है वो क्या है, वो है गोनाइड। ठीक है, ये क्या है, ये है गोनाइड। और ये एंकर सेल क्या करता है, ये एंकर सेल जो होता है वो वीपीजी को कनेक्ट करता है, किससे, गोनाइड से। ठीक है, क्या मैंने बोला, ये जो एंकर सेल है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है गोनाइड को विथ वीपीसी। ऑलराइट, यहां तक समझ में आया। चलिए तो यहां पे एक पॉइंट को, इसी को यहीं पे लिख दो। ठीक है, क्या मैंने बोला कि एंकर सेल कनेक्ट गोनाइड विथ वीपीसी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि जो एंकर सेल जो होता है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, एंकर सेल जो होता है वो कनेक्ट करता है ठीक है, यस, अब सही है। एंकर सेल क्या कर रहा है, इस गोनाइड को और इस वीपीजी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस वीपीजी को और इस एंकर सेल को, ये एंकर सेल जो है इस वीपीजी को, यहाँ पे जो 6 वीपीजी है वो गोनाइड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो प्रोसीजर चल रहा है वो कुछ ऐसा लिगेंड और रिसेप्टर की तरह चल रहा है। यस, कि यहाँ से सिग्नल आया, इस वीपीजी को मिलता होगा और फिर वहां से फर्दर फॉर्मेशन होता होगा और वल्वा का फॉर्मेशन होता होगा। ठीक है, और ये जो एंकर सेल होता है उसके पास लीन 3 प्रोटीन होता है। ठीक है, ये जो एंकर सेल होता है इसके पास लीन 3 प्रोटीन होता है। और ये लीन 3 जो होता है, अगर आपने सिग्नलिंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सिग्नलिंग के बारे में कि पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, जस्टाक्राइन, ये सारे पता होगा। तो लीन 3 प्रोटीन जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, ये काम करता है पैराक्राइन की तरह। ठीक है, कैसा, पैराक्राइन की तरफ। और आपको ये भी पता होगा जब आपने सिग्नलिंग पढ़ा होगा कि पैराक्राइन किस टाइप का सिग्नलिंग होता है, ये अपने सिग्नल को ज्यादा दूर तक डिफ्यूज नहीं कर पाता, मतलब आपके नियर बाय ही डिफ्यूज कर पाता है। तो आप यहाँ पे देखो जो एंकर सेल है उसके बीनीथ में जस्ट उसके नीचे वीपीजी प्रेजेंट है, मतलब कि यस, यहाँ पे जो सिग्नलिंग चल रहा होगा वो कैसा चल रहा होगा, वो चल रहा होगा पैराक्राइन की तरफ। क्योंकि आप सभी को पता है कि पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि सिग्नल्स जो होते हैं वो बहुत दूर तक नहीं जा पाता, अपने नेबर तक ही रह पाता है। इस टाइप के सिग्नलिंग जो होता है उसे कहा जाता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। ऑलराइट, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, और ये जो लीन 3 प्रोटीन जो होता है, लीन 3 प्रोटीन,
लीन 3 प्रोटीन जो होता है वो कैसा काम करता है? ये लीन 3 प्रोटीन जो होता है वो ईजीएफ की तरह काम करता है। किसके तरफ? ईजीएफ। ईजीएफ का मतलब क्या होता है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। और लेकिन ये जो ईजीएफ जो होता है किस में होता है? ये जो होता है वो होता है मैमल्स में। ये किस में होता है? ईजीएफ जो होता है वो किस में होता है? ये जो होता है, ये जो होता है वो होता है मैमल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लिन 3 जो होता है वो ईजीएफ की तरह काम करता है, मतलब ये भी एज ए ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता होगा। जैसे ईजीएफ काम करता है ना ग्रोथ में, किसमें? मैमल्स में, उसी तरह वल्वा में यहाँ पे लीन 3 काम करता होगा। रिलेशन समझ पा रहे हो ना? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह मैमल्स में ईजीएफ फैक्टर काम करता है ग्रोथ में, उसी तरह वल्वा फॉर्मेशन में यहाँ पे लीन 3 प्रोटीन काम करता है। चलिए इस स्ट्रक्चर को फिर से एक बार समझते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक वल्वा बनाया कि यहाँ पे एक गोनाइड प्रेजेंट है। ये गोनाइड से इससे इसके यहाँ पे लोकेटेड है एंकर सेल, और ये एंकर सेल क्या करता है? ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है वीपीसी को विद गोनाइड से। ठीक है, और ये जो एंकर सेल है कनेक्ट द गोनाइड विथ द वीपीसी से, एंड ये जो वीपीसी है कितने होता है? 6 वीपीसी होता है। अब हमें इसके बाद आपको फेट के बारे में पढ़ाना है कि जो वल्वा होता है उसके टोटल कितने फेट होते हैं? 3 फेट होते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि जो वीपीसी होते हैं वल्वा प्रिकर्सर सेल जो होता है उसके 3 फेट के बारे में बताना है। ठीक है, वीपीसी, हाँ जी, मैंने क्या बोला? 3 फेट। ठीक है, अब देखते हैं कि 3 फेट कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हम 3 फेट के बारे में बात करने वाले हैं। 3 फेट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो सबसे पहला फेट होगा, मतलब वेरी फर्स्ट फेट इज प्राइमरी फेट। ठीक है, प्राइमरी फेट या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फेट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फेट, या फिर इसी को बोला जाता है सेंट्रल फेट। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी फेट और सेंट्रल फेट जो होता है उसको और क्या बोला जाता है? ये जो प्राइमरी फेट है इसको कहा जाता है सेंट्रल फेट। उसी तरह एक सेकेंडरी फेट भी होता होगा। सेकेंडरी फेट है, इसे कहा जाता है लेटरल फेट। अभी और क्लियर समझ आएगा जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेटरल फेट। ठीक है, एंड एक और फेट होता है जिसे कहा जाता है टर्सरी फेट। ठीक है, टर्सरी फेट, इसे कहा जाता है हाइपोडर्मिस फेट। अब आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया होगा। वो कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि मैम हमें कब समझ में आएगा कि प्राइमरी फेट कब बनेगा, सेकेंडरी फेट कब बनेगा और टर्सरी फेट कब बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है, कंफ्यूजन होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि अब ये फेट जो होता है वो कैसे डिसाइड होता है। उससे पहले हम कुछ थ्योरी पार्ट को देखते हैं, फिर हम फेट पे फिर से आएंगे। ठीक है, चलिए ओके। सो वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किया, बिल्कुल वही पॉइंट लिखा है, उसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास नोट्स भी तो होना जरूरी है ना। चलिए, वल्वा फॉर्मेशन ड्यूरिंग द लार्वा स्टेज। ओके, तो मैंने आपको बिल्कुल ये पॉइंट मैंने आपको बता रखा है कि वल्वा का फॉर्मेशन जो होता है किस स्टेज में होता है? वो होता है लार्वा स्टेज में। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा एक बार इससे सीएसआर में क्वेश्चन भी पूछा गया था पार्ट बी में, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था और वो गलत करके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द अडल्ट लार्वा द adult vulva is a part of the female sex organ consist of the 22 सेल। ठीक है, टोटल सेल जो होता है वो कितना होता है?
22 सेल होता है, ठीक है। अभी देखो जब मैंने आपको फेट के बारे में बताया ना, ये फेट के बारे में जो बताया, तो ये जो प्राइमरी फेट होता है ना यहां से, ठीक है, ये प्राइमरी फेट है, यहां से आता है 8 सेल, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी फेट है, ठीक है, ये सेकेंडरी फेट है, यहां से आता है आपका 7 + 7 = 14 सेल्स आता है। तो हो गए ना 8 और 14 कितना हो गया 22। तो टोटल जो सेल होता है वो होता है 22 सेल्स। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, वल्वा होता है, ठीक है, किसमें, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास। और the P6 cell directly under the anchor cells enter into the primary vulval lineages, while the flanking P6 pieces enter into the secondary lineages। अब देखो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि ये बीनीथ के बारे में क्या बात कर। अभी मैंने आपको ये तो बताया कि प्राइमरी फेट होता है, सेकेंडरी फेट होता है, टर्सरी फेट होता है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि प्राइमरी फेट कैसे डिसाइड होता है, सेकेंडरी फेट कैसे डिसाइड होता है, टर्सरी फेट कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए, तो उस पॉइंट को समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए, हाँ जी, ओके। ये क्या है, ये है गोनाइड, ठीक है। और इसके पास क्या प्रेजेंट है, इस यहां पे प्रेजेंट है एंकर, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है, ये है एंकर। तो हम यहां पे लिख लेते हैं एंकर सेल है, एंकर सेल है, मतलब कि ये एक लिगेंड की तरह भी काम कर रहा है, लिगेंड की तरह भी काम कर रहा है। और अब हम लोग बात करेंगे फेट के बारे में, ठीक है, फेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 बनाते हैं। यहाँ पे सेल काउंट कर लेना, टोटल 8 सेल तो है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सेल बना। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, ये जो गोनाइड है वो क्या कर रहा है, सिग्नल को रिलीज कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, गोनाइड जो है वो सिग्नल को रिलीज कर रहा है, मतलब यहां से क्या कर रहा होगा। अब इसके एडजेसेंट में यहां पे देखो, इस गोनाइड के जस्ट बीनीथ में कौन सा सेल प्रेजेंट है, P6 सेल प्रेजेंट है। मतलब कि अगर ऐसे समझो कि मैं यहां पे हूं, ठीक है, मैं यहां पे खड़ी हूं और मेरे हाथ में क्या है, पिज्जा रखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास बिल्कुल एडजेसेंट में यहां पे आप में से कोई एक खड़े हो, तो मैक्सिमम पिज्जा को कौन ले पाएगा, जो मेरे बिल्कुल आसपास खड़ा होगा, ठीक है। जो आसपास नहीं, मेरे पास जो बिल्कुल खड़ा होगा वो क्या होगा, ज्यादा मैक्सिमम पिज्जा को ले पाएगा। विद सिमिलर इसी तरह क्या होगा, अगर मेरे जो इस साइड और इस साइड, वो भी थोड़ा, उसका भी हाथ थोड़ा ऐसे पहुंच जाएगा, उसका भी हाथ थोड़ा ऐसे पहुंच जाएगा, वो भी थोड़ा थोड़ा पिज्जा ले लेगा, ठीक है। अब देखो जो और थोड़ा दूर पे खड़ा है, ठीक है, जो सपोज कि इतना दूर पे खड़ा है, तो उसके पास एक आध पिज्जा का पैकेट पहुंच जाएगा, उसका दोस्त अगर ले लेगा तो उसके पास भी रखने के लिए कुछ जगह नहीं होगी, भाई तो पकड़ ले, ठीक है, तो उसके पास भी कुछ पिज्जा पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा पिज्जा किसने लिया, सबसे ज्यादा पिज्जा उसने लिया जो मेरे पास बिल्कुल खड़ा था, कि बस मैम कब पिज्जा लेकर आएंगी और मैं सारा मैक्सिमम पिज्जा मैं ले पाऊंगा, जितना मुझे मन करेगा उतना मैं ले लूंगा। तो सेम स्टोरी यहां पे है बच्चा, कि इस गोनाइड के नीचे जो ये रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, मैक्सिमम सिग्नल को ले लेगा। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम सिग्नल को ये ले पाएगा, ठीक है, मैक्सिमम सिग्नल को ले पाएगा। सिमिलरली यहां पे एक और रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहां पे एक और रिसेप्टर, तो यहां से भी कुछ क्या होगा, यहां पे कुछ अमाउंट में, यहां पे भी क्या होगा, कुछ अमाउंट में यहां पे भी सिग्नल को पहुंचेगा, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट तो यहां पहुंच रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट में यहां भी पहुंचेगा। अब ये जो सेल होगा वो कौन सा सेल होगा, ये होगा P7, ठीक है। और
सेल को काउंट करते जाना कि टोटल हमने अभी बात किया था कि 6 सेल जो है वो कहां से मिलेगा, से 8 सेल जो है वो मिलेगा प्राइमरी फेट से, और सेकेंडरी फेट अभी तो ये समझाया जाएगा बाद में। अब देखो उसके पास में, ठीक है, इसके इस साइड में भी सेम यहां पे एक और सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है, रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, और यहां से भी क्या होगा, कुछ अमाउंट का सिग्नल इसको भी पहुंच जाएगा, ठीक है, कुछ अमाउंट का सिग्नल यहां पे भी पहुंच जाएगा, मैक्सिमम यहां पे है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहां पे कुछ अमाउंट का सिग्नल यहां पे पहुंच जाएगा, और यहां पे भी सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस सेल को हम लोग बोलेंगे P5, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P5, और P5 भी है, यहां से भी क्या होगा, 6 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 7 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना, और ये बीच वाले में कितने होंगे, बीच वाले में 8 है। चलो अभी उस टॉपिक पे फिर से आएंगे। अब देखो हमने पढ़ा है टोटल 6 वीपीजी, हमें 6 वीपीजी बनाना है, अभी हमने 3 बनाया। अब देखो यहां पे भी होगा, ये गोनाइड के अंदर ही होगा, ठीक है, ये गोनाइड के, अगर आप लोग जब डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो गोनाइड के अंदर ही बनाना, ठीक है, यहां पे होगा P4, और यहां पे होगा P3, ठीक है, अब देखो आप एक चीज समझ पा रहे हो, इसको समझाने से पहले मुझे एक चीज, पहले मैं फेट के बारे में लिख दूं तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बोला ये गोनाइड है, ये क्या है, ये है एंकर सेल, ठीक है, और ये सारे क्या है, ये तो रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये रिसेप्टर है, ठीक है। अब देखो जिसके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम सिग्नल मिला है उसे कहा जाता है प्राइमरी फेट, ठीक है, इसे कहा जाता है प्राइमरी, इसे सेकेंडरी, और जो रिमेन बचा उसे कहा जाता है टर्सरी, इसे टर्सरी। हम तीन ही फेट के बारे में पढ़ा ना, और इस प्राइमरी को बोला जाता है सेंट्रल फेट, ठीक है, इसे कहा जाता है सेंट्रल, ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, इस वाले को इसे कहा जाता है लेटरल, और इस वाले को भी क्या कहा जाता है, इसे भी कहा जाता है लेटरल, और इसे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और इसे भी कहा जाता है हाइपोडर्मिस। अब मैंने आपसे कुछ सेल के बारे में बात किया था, जो मैंने आपके पहले, इसके पहले सेल के बारे में लिखा, टोटल 22 सेल के बारे में लिखा। तो जो प्राइमरी फेट होता है, P6 सेल जो होता है, उसके पास टोटल सेल कितने हैं, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स कि इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है 8 सेल, ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी जो फेट है उसके पास देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहां पे कितना है, यहां पे है 7 सेल, 7 सेल्स, और यहां पे भी कितने हैं, यहां पे भी 7 सेल्स है, ठीक है। अब देखो जो सबसे दूर है, जो टर्सरी है, उसके पास भी सिग्नल पहुंच रहा है लेकिन बहुत ज्यादा कम अमाउंट में पहुंच रहा है, ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाना कि जो प्राइमरी फेट है उसके पास, जो प्राइमरी फेट है उसके पास मैक्सिमम सिग्नल पहुंच रहा है, और जो सेकेंडरी फेट है उसके पास थोड़े कम अमाउंट में पहुंच रहा है, ठीक है, और उसके टर्सरी जो है उसके पास और भी कम अमाउंट में। पिज्जा वाले एग्जांपल को याद रखना तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अब देखो जो रिसेप्टर जो होता है इसे कहा जाता है लेट 23, ये जो रिसेप्टर है इसे कहा जाता है लेट 23, और ये जो सिग्नल है इसे कहा जाता है लीन 3,
तो ये दोनों बात याद रखना कि लिगेंड जो है उसे क्या कहा जा रहा है, एंकर सेल को क्या बोला जा रहा है, वो लीन 3 की तरह काम कर रहा है और लेट 23 की तरह काम कर रहा है। अब हम एक चीज को डिफ्रेंशिएट कर ले क्या, चलो इस चीज को यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया अच्छे से, अगर आपने समझ लिया तो एग्जाम में जितने भी केसेस आते हैं, जितना भी म्यूटेशन केस है, वो सारा इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मैं देती हूं, अगर आपसे ये कहा जाए, ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाता है कि ये जो सेंट्रल सेल है, ठीक है, ये जो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है, अगर इसको किल कर दिया जाए, ठीक है, अगर इसको लेजर बीम से अगर इसको किल कर दिया जाए, इसको रिमूव कर दिया जाए, P5 P6 एंड P7 को लेजर बीम से रिमूव कर दिया जाए, इनहिबिट कर दिया जाए, किल कर दिया जाए, तो रिजल्ट क्या आएगा बनके। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये सेल नहीं होगा, तो अब मैक्सिमम अमाउंट में सिग्नल क्या होगा, इसके पास पहुंचेगा और इसके पास पहुंचेगा, मतलब कि जो हाइपोडर्मिस जो नॉर्मली फॉर्म करता था, अब वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा सेंट्रल और लिटरल फेट, ठीक है। गॉट इट, समझ में आया। म्यूटेशन केस ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये डायग्राम समझ में आया है तो आप इजिली से म्यूटेशन केस को पढ़ सकते हो और क्वेश्चन भी सॉल्व भी कर सकते हो। अभी हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने 6 कॉम्पिटेंट सेल के बारे में पढ़ा। सिक्स कॉम्पिटेंट सेल, ठीक है। यहां पे जो भी आपने सेल देखा कितना था, P3 से P8 तक था, ठीक है। चलिए, कितना है टोटल, P3 P4 P5 P6 P7 एंड P8, ठीक है। 6 कॉम्पिटेंट सेल इतने ही है, ठीक है, 6 सेल है। अब अगर मैं बोलूं कि P5 ये इतना, ठीक है, ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वल्वा, फॉर्मेशन ऑफ वल्वा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, P5 P6 और P7 जो होता है वो वल्वा का फॉर्मेशन कर रहा है, और रिमेनिंग जो है वो क्या कर रहा है, हाइपोडर्मिस या स्किन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो रिमेनिंग कॉम्पिटेंट सेल P3 P4 और P8, ठीक है, P8 ये क्या कर रहा है, ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मिस और स्किन, ठीक है। चलिए, तो उस चीज को हमने शॉर्टकट में ऐसे भी बना लिया, ठीक है, कि टोटल कॉम्पिटेंट सेल जो है दैट इज 6 सेल है, ठीक है। P3 P4 P5 P6 P7 एंड P8, उसमें से P5 P6 P7 जो होता है वो वल्वा का फॉर्मेशन करता है, रिमेनिंग सेल P3 P4 और P8 जो है वो फॉर्मेशन करता है हाइपोडर्मिस या स्किन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चलिए, तो अब जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में यहां पे ये पॉइंट पढ़ा था, अब आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए क्या लिखा है, द P6 सेल इज द डायरेक्टली अंडर द एंकर सेल। ये डायग्राम को देखिए, देखो, अब देखो P6 सेल जो है वो क्या है, बिल्कुल नीचे है, किसके, बिनिथ एंकर सेल के जस्ट नीचे में है, वो मैक्सिमम सिग्नल को ले रहा है, ठीक है, एंड इंटर टू द प्राइमरी वल्वा लिनिएजेस, ठीक है। और जो P6 सेल जो है वो मैक्सिमम क्या कर रहा है, सिग्नल को ले रहा है, उसके वजह से क्या कर रहा है, वो वल्वा का फॉर्मेशन कर रहा है प्राइमरी लिनिएजेस को, वाइल द फ्लैंकिंग 5, 6 एंड
P5 एंड P7 एंटर इनटू द सेकेंडरी लिनिएजेस। और देखो इसके फ्लैंकिंग में, मतलब कि इसके साइड में जो P5 और P7 जो है वो क्या कर रहा है, सेकेंडरी फेट का फॉर्मेशन कर रहा है और लेटरल फेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इनिशियली देयर आर द 6 सेल P3 टू P8। हमने देखा कि इनिशियली कितने वीपीसी होते हैं, 8 होता है। ठीक है, कॉम्पिटेंट वल्वल प्रिकर्सर सेल्स बट 3 ओनली द फॉर्म द वल्वा। क्या बोल रहा है कि इनिशियली तो कॉम्पिटेंट सेल जो होता है वो 6 होता है, लेकिन एग्जैक्ट वल्वा का फॉर्मेशन करने के लिए सिर्फ 3 सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सेल कौन कौन से होते हैं, P6, P5 एंड P7। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिमेनिंग सेल्स P3, P4, P8 इंटर इनटू द नॉन वल्वा टर्सरी लिनिएजेस एंड फॉर्म द हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने ये चीज लिखा है कि कॉम्पिटेंट सेल जो होता है वो 6 होता है, P3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन इसमें से P3, P6, 7 जो होता है वो फॉर्मेशन करता है वल्वा का, और रिमेनिंग जो होता है P3, 4 और 8 जो होता है वो फॉर्मेशन करता है हाइपोडर्मिस का। ठीक है, चलिए अब उसके आगे आते हैं। ठीक है, देखो मेन तो वही स्टोरी था जो मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, अगर आपको उतना समझ में आ गया तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो द 6 VPG सेल्स इन्फ्लुएंस बाय द एंकर सेल्स फॉर्म द इक्विवेलेंस ग्रुप। क्या बोल रहे हैं, जो 6 VPG है, ठीक है 6, हमने देखा कि 6 VPG है, इन्फ्लुएंस बाय द एंकर सेल। वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, एंकर सेल से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। एंकर सेल ही क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, किसको, सिग्नल को रिलीज कर रहा है, और वो रिसेप्टर से जाके बाइंड कर रहा है, और फिर वहां पे क्या हो रहा है, वल्वा का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इनिशियली क्या हो रहा है कि 6 VPG है, इन्फ्लुएंस बाय द एंकर सेल्स एंड फॉर्म द इक्विवेलेंस ग्रुप, और वहां पे क्या करता है, इनिशियली वो क्या करे, इक्विवेलेंस ग्रुप को फॉर्मेशन करते हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म में क्वेश्चन भी पूछा गया, पार्ट सी में पूछा गया। The member of this group is component become the induced by the anchor cells and can assume by the 3 fate। ठीक है, और एंकर सेल जो होता है उससे क्या होता है, 3 फेट का फॉर्मेशन होता है, 3 फेट का, जिसे कहा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द एंकर सेल। मतलब कि एंकर सेल जो सिग्नल को रिलीज कर रहा है डिपेंड करता है कि कौन से सेल के पास कितना सिग्नल पहुंच रहा है, उसके अकॉर्डिंग फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैक्सिमम अगर सिग्नलिंग को रिसीव कर रहा है तो वो प्राइमरी फेट को गेन कर रहा है, अगर उससे थोड़े से कम अमाउंट में रिलीज कर रहा है, अगर वो रिसेप्टर सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे सेकेंडरी का हो रहा है, और उससे भी और कम अमाउंट में अगर रिसेप्टर सिग्नल को रिसीव कर रहा है तो वहां पे टर्सरी फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब चलिए द सेल डायरेक्टली बीनीथ द एंकर सेल डिवाइड टू फॉर्म एंड द सेंट्रल वल्वा फिल। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट भी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि जो जस्ट, ठीक है, जो सेल डायरेक्टली एंकर सेल्स के नीचे होता है वो क्या करता है, वो सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करता है या फिर प्राइमरी फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, या फिर प्राइमरी फेट का फॉर्मेशन करता है। अब देखो केस 1 है, ठीक है, इफ एंकर सेल इज द डिस्ट्रॉय ऑल 6 सेल इक्विवेलेंस ग्रुप डिवाइडेड वंस एंड कंट्रीब्यूट टू द एपिडर्मिस टिश्यू। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर एंकर सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, अब देखो बात ये होता है, ठीक है, इस चीज को केस 1 को कैसे समझ सकते हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिज्जा को, मैंने आपके लिए पिज्जा लेकर आई, आप बहुत सारे लोग खड़े थे, मैंने आपको दे दिया। अब मेरे सामने जो खड़ा था उसने ज्यादा पिज्जा को लिया, क्योंकि मेरे सामने खड़ा था, उसके हाथ मेरे पास इसलिए पहुंच रहा था, वो ज्यादा पिज्जा को ले लिया। ठीक है, अब ऐसा कर देना कि मैम को ही पिज्जा लेकर बुलाए दें, मैम पिज्जा लेकर आएंगे ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या, आप में से किसी को पिज्जा नहीं मिलेगा, इक्विवेलेंस हो गया ना, आप सभी एक जैसे हो गए, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत कम, किसी को बहुत ज्यादा वाला फंडा ही नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं आपके लिए पिज्जा लेकर आऊं नहीं तो आप इक्विवेलेंस ही रहोगे ना, बिल्कुल इक्वल रहोगे ना, किसी को पिज्जा नहीं मिला। ठीक है, कम बेसी, कम ज्यादा का बात ही नहीं आएगी। ठीक है, तो उसी तरह अगर इस एंकर सेल को
ठीक है। इस एंकर सेल को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इस एंकर सेल को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या यहाँ पे कोई प्राइमरी फेट, सेकेंडरी फेट और टर्सरी फेट जैसा डिटर्मिनेशन आएगा? क्या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ जो एंकर सेल से जो लेन 3 सिक्रेट हो रहा था और लेट 23 से जाके बाइंड कर रहा था और जो जितना ज्यादा सिग्नल को रिसीव कर रहा था उसके अकॉर्डिंग वो फेट गेन कर रहा था, अब ऐसा सिनेरियो होगा ही नहीं। अब बिल्कुल इक्विवेलेंस ग्रुप आएगा। ठीक है, कैसा आएगा? इक्विवेलेंस ग्रुप आएगा। ठीक है, चलिए यस, अब देखो केस 1 में लिखा है क्या होगा वहां पे, इफ द एंकर सेल इज द डिस्ट्रॉय, अगर एंकर सेल को ही हटा दिया जाए, पिज्जा देने वाले इंसान को ही हटा दिया जाए, मैम पिज्जा लेकर आ रही थी, पिज्जा मैम को नहीं लेकर आना है, तो ऑल 6 सेल इक्विवेलेंस ग्रुप क्या होगा, जितने भी वो 6 सेल जो होंगे वो बिल्कुल इक्विवेलेंस होंगे एंड डिवाइड एंड वंस एंड द कंट्रीब्यूट टू द एपिडर्मिस, और क्या हो जाएगा वहां पे एपिडर्मिस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, द एंकर सेल इज द सिक्रेट बाय द लेन 3 प्रोटीन, क्या बोल रहा है, जो एंकर सेल जो होता है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, वो सिक्रीट कर रहा है लेन 3 प्रोटीन का। मतलब कि ये किस तरह काम कर रहा है, ये एज ए लिगेंड काम कर रहा है। ठीक है, इंड्यूस द इंडक्टिव सिग्नल की तरह काम कर रहा है एंड पैराक्राइन फैक्टर की तरह काम कर, जैसे मैंने आपको बताया, विच इज सिमिलर टू द मैमेलियन एपिथेलियम ग्रोथ फैक्टर दैट एक्टिवेट द आरटीके पाथवे। ठीक है, तो आपने सेल सिग्नलिंग में 2 टाइप के पाथवे पढ़ा होगा, एक जीपीसीआर पाथवे एंड सेकेंड इज आरटीके पाथवे। तो ये जो एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो होता है, वो किस टाइप के पाथवे को फॉलो करता है, वो फॉलो करता है आरटीके पाथवे को। ठीक है, तो यहां पे भी जो लेन 3 जो होता है वो भी किस टाइप के पाथवे को फॉलो करता है, वो भी आरटीके टाइप के पाथवे को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इफ द 3 सेंट्रल वीपीजी आर द डिस्ट्रॉय, क्या बोल रहा है कि जो 3 सेंट्रल सेल है, ठीक है, अब देखो हमने यहां पे देखा कि P6 है, यहां पे P7 है, यहां पे P5 है। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है कि इफ द सेंट्रल वीपीजी आर डिस्ट्रॉय द 3 आउटर सेल्स, ठीक है, अगर बीच वाले वीपीजी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब इसके 3 आउटर सेल्स, 3 सेल्स यहां भी थे, यहां पे क्या क्या था, यहां पे था P8, यहां पे था 4 और यहां पे था 3। ठीक है, विच नॉर्मली फॉर्म द हाइपोडर्मिस, ये क्या कर रहा था हमें पता है, ये क्या कर रहा है, हाइपोडर्मिस को फॉर्म कर रहा है, हाइपोडर्मिस को नॉर्मली फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली ये भी क्या कर रहा है, हाइपोडर्मिस को फॉर्म कर रहा है, हाइपोडर्मिस को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर ये भी हाइपोडर्मिस को फॉर्म करे, ये नॉर्मली क्या करता है, हाइपोडर्मिस को फॉर्म कर रहा था, नॉट जनरेट द वल्वा सेल, लेकिन अब ये क्या होगा, वल्वा सेल का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे सामने जो खड़ा है वो ज्यादा पिज्जा को ले आएगा, अब मेरे सामने जो मेरे बिल्कुल सामने था, थोड़ा ऐसा था, थोड़ा ऐसा था, उसको मैंने क्या क्या हटा दिया, तुम हटो, तुमने बहुत बार पिज्जा ले लिया, बहुत खा लिया, अब दूसरे को भी आने दो। अब क्या, जिसके पास कम पिज्जा, जिसके पास कम पिज्जा पहुंच रहा था, जो एक स्लाइस खा पा रहा था, अब वो मेरे सामने आ गया, अब वो भी तो क्या करेगा, अब जब वो अब क्या, पहले क्या करता, वो सिर्फ एक स्लाइस करता, अब वो भी क्या करेगा, 4 स्लाइस खा पाएगा पिज्जा का। ठीक है, पहले वो एक स्लाइस खा पा रहा था, लेकिन अब मेरे सामने आ गया है, तो अब क्या करेगा, पूरा पिज्जा का पैकेट मेरे से लेगा और 4 स्लाइस ऑफ पिज्जा को वो भी खा पाएगा। तो सिमिलरली ये सेल यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहां पे क्या कर रहा था, ये सेंट्रल सेल जो है वो वल्वा का फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि ये यहां पे ये सेल नहीं, इसका मतलब क्या, अब ये ये मूव करके अब यहां पे पहुंच जाएगा, मतलब कि P3 यहां पे आ गया, P4 यहां पे आ गया और P8 यहां पे आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो P4 है वो प्राइमरी फेट को फॉर्म करेगा, P8 सेकेंडरी को और P3 क्या करेगा, सेकेंडरी को। ठीक है, तो बेटा ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा और सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि केसेस जो पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब देखो वल्वा सेल डिटर्मिनेशन। ठीक है, देखिए Lin 3 protein is the received by the late 23 RTK on the VPC. Signal is the transfer to the nucleus through the RTK pathway. ठीक है, अभी मैंने कहा जो लेट
3 जो होता है वो कैसा काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आरटीके पाथवे की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो इधर बनाते हैं। इसके पास क्या है, एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, लिन 3 प्रोटीन इज द रिसीव बाय द लेट 3। तो ये क्या है, लेट 23, और यहां पे इसको क्या मिल रहा है, रिसेप्टर, एक लिगेंड मिल रहा है, ये क्या है, लिन 3। ठीक है, अब ये लिन 3 क्या कर रहा है, जैसे ही ये लिन 3 लेट 23 से बाइंड करता है, यहां पे क्या करेगा, यहां पे काइनेजेस को एक्टिवेट करा देगा। ठीक है, काइनेसिस को क्या करेगा, काइनेसिस को एक्टिवेट करा देगा। ठीक है, काइनेसिस को एक्टिवेट कराएगा, और ये काइनेसिस जो है इस चीज को ना, चलो न्यू स्लाइड में बना देते हैं क्योंकि यहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ जी, अब अच्छे समझ में आएगा। रिसेप्टर क्या था, यहां पे रिसेप्टर क्या था, रिसेप्टर था लेट 23, और इसके ऊपर क्या बोलता है, यहां पे आके बाइंड कर रहा था लिगेंड, यहां पे बाइंड करता लिगेंड जिसे कह रहे थे लिन 3। ठीक है, और जैसे ही लिन 3 और लेट 23 का बाइंडिंग हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे काइनेसिस जो है वो एक्टिवेट हो गया, और यहां पे क्या हो गया, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। अब देखो काइनेसिस जो है क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आरटीके पाथवे फॉलो होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे होगा आरटीके पाथवे। तो न्यूक्लियस में तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, और इस डीएनए पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन बाइंड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन होगा। ये क्या है, ये है लिन 31, और इस लिन 31 को यहाँ पे एक इनहिबिटरी प्रोटीन बाइंड होगा जो क्या करेगा, इस लिन 31 को इनहिबिट करके रखेगा। तो यहां पे लिखेंगे इनहिबिटरी प्रोटीन ऑफ लिन 31। ठीक है, इनहिबिटरी प्रोटीन ऑफ लिन 31। ठीक है, चलिए सो अब ये काइनेसिस आएगा और क्या करेगा, इसका फॉस्फोरिलेशन करवा देगा। ठीक है, ये काइनेसिस आएगा और यहां पे क्या कराएगा, इसका फॉस्फोरिलेशन करा देगा। काइनेसिस आएगा और इसका क्या कर देगा, फॉस्फोरिलेशन करवा देगा। अब ये जो फॉस्फोरिलेशन जो है, ठीक है, फॉस्फोरिलेशन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे लेंथ, अब ये जो लेन 3 को इनहिबिटरी प्रोटीन था वो रिमूव हो जाएगा, लेन 3 एक्टिवेट हो जाएगा। अब लेन 3 एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लेन 3 एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे बनेगा mRNA, और ये mRNA जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये mRNA जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कहां पे, साइटोसोल में, न्यूक्लियस से साइटोसोल में ट्रांसफर हो जाएगा, और यहां पे क्या करेगा, और फिर यहां से बना देगा, mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, वल्वा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को एक बार देखिए। क्या बोला मैंने बोला कि लेन 3 एक लिगेंड है जो कि आके बाइंड करता है रिसेप्टर से लेट 23 से। ठीक है, तो ये क्या है, ये है लिगेंड और ये है रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर।
ठीक है। अब ये जो लिगेंड है आके बाइंड करा रिसेप्टर से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेसिस एक्टिवेट हो रहा है, और वो काइनेसिस क्या करता है, फॉस्फोरिलेट कर देता है किसको, इनहिबिटरी प्रोटीन को, जो लेंथ 31 को इनहिबिट करके रखता है। अब ये क्या होगा, जैसे फॉस्फोरेशन करेगा ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद ये क्या करेगा, लेंथ 31 से यहाँ पे क्या बनेगा, mRNA बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं mRNA, और ये mRNA जो है वो ट्रांसलोकेट होके आ जाएगा कहाँ पे, साइटोसोल में। और साइटोसोल में हमें पता है कि mRNA से डीएनए से क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन के हेल्प से mRNA, और mRNA ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, कैसा प्रोटीन, वल्वा फॉर्मेशन प्रोटीन बन जाएगा। तो चलिए स्लाइड में यही लिखा हुआ था, लेंथ 3 प्रोटीन इज द रिसीव बाय द लेट 23 आरटीके वीपीजी एंड सिग्नल इज द ट्रांसफर न्यूक्लियस थ्रू द आरटीके पाथवे, टारगेट काइनेस कैस्केड 1 by 1 द लेंथ 31 प्रोटीन। क्या बोला जा रहा है, अब वहां पे जो काइनेसिस है वो क्या करेगा, वहां पे एक प्रॉपर कैस्केड चलता है। ठीक है, प्रॉपर क्या होता है, आरटीके पाथ आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे फॉस्फोरिलेशन का प्रॉपर कैस्केड चलता है। वो मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि आपको नीड नहीं है, वो आप सिग्नलिंग में पढ़ोगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एक प्रॉपर फॉस्फोरिलेशन का कैस्केड चलता है 1 by 1, और क्या करता है, अल्टीमेट वो लेंथ 31 प्रोटीन तक पहुंचता है। अब देखो, व्हेन दिस प्रोटीन, मतलब कि लेंथ 31 प्रोटीन is the phosphorylated in the nucleus, its inhibitory unit is the remove। क्या बोला जा रहा है कि जब लेंथ 31 जब फॉस्फोरिलेट करेगा तो उसका इनहिबिटरी यूनिट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एंड एबल टू फंक्शन ऑफ द ट्रांसलेशन फैक्टर एंड प्रमोटिंग द वल्वा सेल फेट। और क्या करेगा, जैसे ही वो रिमूव होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा, उससे mRNA बनेगा, mRNA न्यूक्लियस से साइटोसोल में जाएगा, और साइटोसोल में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा, वल्वा प्रोटीन फॉर्मेशन का कर देगा। ठीक है, चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग आता है ये, ठीक है, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत मतलब इसको आप मास्टर स्लाइड कवर कर लो, आप जैसे भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर मैं बोलूं वल्वा फॉर्मेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, सॉरी स्लाइड। ठीक है, चलिए केस 3 में, if all cell gonide except the anchor cell is the destroy, vulva formation is the normal। क्या बोला जा रहा है कि जितने भी गोनाइड है एक्सेप्ट एंकर सेल, अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो सारे वल्वा कैसा होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। अभी हमने देखा था केस। नेक्स्ट में केस 4 इज इफ द एंकर सेल इज द मूव मैकेनिकली। क्या बोला जा रहा है, अगर एंकर सेल को मैकेनिकली मूव करवा दिया जाए, द नेबरिंग वीपीजी दैट नॉर्मली अडॉप्ट द टर्सरी फेट कैन इंड्यूस द enter into the vulval lineages, but the competence is the restricted to the 6 VPG only। अब देखो क्या बोला जा रहा है, आते हैं इस पे। बोला जा रहा है कि ये जो एंकर सेल है, ये जो एंकर सेल है, ये जो लिगेंड है, इसको मैकेनिकली हम मूव करवा देते हैं। ठीक है, कि ये जो VP6 जो है ना, वो क्या कर रहा है, ज्यादा से मैक्सिमम सिग्नल को लेके ये प्राइमरी फेट को फॉर्मेशन करा था। मैं पिज्जा दे रही थी, अब मैं आगे मूव कर गई। ठीक है, जिसके पास कम पिज्जा पहुंच रहा था, मैंने उसको ज्यादा पिज्जा दे दिया, उसने मेरे से ज्यादा पिज्जा ले लिया। तो क्या करेगा, जैसे मेरे सामने पहले वो रामू खड़ा था, अब श्याम भी मेरे से ज्यादा पिज्जा ले पाएगा। ठीक है, तो पहले श्याम के पास एक स्लाइस ऑफ पिज्जा पहुंच रहा था, अब रामू के पास पहले ज्यादा पिज्जा पहुंचा था, अब क्या करेगा, श्याम भी मैक्सिमम पिज्जा को ले पाएगा। तो उसी तरह यहां पे अगर इस एंकर सेल को मैकेनिकली मूव कर दिया जाए, ठीक है, या दिस साइड या दिस साइड, तो क्या होगा, यहाँ पे जो टर्सरी जो हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, वो नॉर्मली अब क्या करेगा, वल्वा सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वाले को इतना लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है वल्वा सेल फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए देखो, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द लेंथ 3 ऑफ द ऑल 6 VPG कैन अडॉप्ट द टर्सरी फेट, दैट मींस हाइपोडर्मिस बांधेगा। बोला जा रहा है कि लेंथ 3 जो है उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, मतलब कि लेंथ 3 में क्या हो रहा है, अपना फंक्शन को वो क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है,
मतलब कि अब वो सिग्नल को रिलीज नहीं कर पाएगा। अगर वो सिग्नल को रिलीज नहीं कर पाएगा तो जितने भी 6 वीपीजी हैं अब वो नॉर्मल सेल का फॉर्मेशन करेंगे कि मैं पिज्जा दे रही थी, मैं को हटा दिया गया तो आप सभी एक जैसे हो जाओगे, किसी को कम किसी को ज्यादा पिज्जा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ओह आज के लेक्चर में इतना पिज्जा कर दिया कि अब तो आज जो भी बच्चा लेक्चर देखेगा वो पहले पिज्जा ऑर्डर करके खाएगा, है ना। सो लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द लेन 3 ऑल वीपीजी एडॉप्ट द टर्सरी फेट दैट मींस हाइपोडर्मिस। अब देखो ये जो है ना, ये जो है लॉस ऑफ फंक्शन और गेन ऑफ फंक्शन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और यहां से क्वेश्चन कितने ना जाने कितने बार पूछा गया है टेबल के फॉर्म में, ना जाने कितने बार पूछा गया है पार्ट सी में, नॉट पार्ट बी, पार्ट सी की बात कर रही हूं, पार्ट सी में कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक मैंने बताया कि अगर लेन 3 में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, 6 वीपीजी है, 6 कंपिटेंट सेल जो है वो क्या होगा, नॉर्मल फेट गेन करेगा। अब देखो नेक्स्ट केस क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द लेन 3, अभी भी वही है कि अगर लेन 3 में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया मतलब वो क्या कर रहा है, सिग्नल को रिलीज नहीं कर रहा है, लेकिन गेन ऑफ फंक्शन ऑफ द लेट 23, लेकिन जो रिसेप्टर है लेट 23 है उसको गेन ऑफ फंक्शन का मतलब कि उसने क्या किया, अगर उसको सिग्नल नहीं मिल रहा फिर भी वो सिग्नल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सिग्नल की तरह काम कर रहा है तो लेट 23 उसका क्या रहा है, गेन ऑफ फंक्शन हो गया, नहीं भी मिलेगा फिर भी उसको लगेगा कि मुझे सिग्नल मिल रहा है और वो काम करता रहेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टी वल्वा फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमें यहां पे लगता है, हमें क्या लगता है कि अगर एक फंक्शन, अगर लेन 3 में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है और लेट 23 में गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है तो यहां पे भी नॉर्मल फॉर्मेशन होता होगा। नहीं नहीं नहीं, यहां पे कह रहा है कि गेन ऑफ फंक्शन, उसको सिग्नल की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे प्राइमरी सेकेंडरी की तो बात ही नहीं आएगी ना। जितने भी 6 वीपीजी हैं वो क्या करेगा, सारे सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि चलो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला आपसे, ये जो लेन 3 है, ठीक है, लेट 23 में क्या हो गया, लेट 23 में गेन ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, और इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया है लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, इसमें हो गया लॉस ऑफ फंक्शन, इसमें होगा गेन ऑफ फंक्शन। मतलब इसको सिग्नल देने वाला कोई नहीं है लेकिन इसको लेट को लग रहा है मुझे बहुत सिग्नल मिल रहा है, तो यहां पे बहुत सिग्नल मिल रहा है तो सारे रिसेप्टर को लग रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी को लग रहा होगा कि मुझे बहुत सारे रिसेप्टर मिल रहा है, नहीं, सारे ही रिसेप्टर को ऐसा लग रहा होगा मुझे सिग्नल मिल रहा है। अब सारे रिसेप्टर को लगेगा कि मुझे सिग्नल मिल रहा है तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो ये सिर्फ 5, 6, 7 जो वल्वा का फॉर्मेशन करते हैं वो अब ना होके सारे ही सेल्स जो है 6 कॉम्पिटेंट सेल जो है वो सबके सब क्या करेंगे, वल्वा का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब क्या कि यहाँ पे मल्टी वल्वा फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट एक नोट है, मैंने लिखा है लेन 3 प्रोटीन फॉर्म द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेन 3 प्रोटीन जो होता है वो कैसा हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह काम करता है। हिंस वीपीजी क्लोजेस्ट एंकर सेल्स रिसीव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन। जो वीपीजी सबसे ज्यादा क्लोज होगा लेन 3 से वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में सिग्नल को ले पाएगा ऑफ द लेन 3 प्रोटीन एंड जनरेट द सेंट्रल वल्वा। और क्या करेगा, लेन 3 प्रोटीन्स को वो मैक्सिमम सिग्नल उसको मिलेगा और वहां पे फॉर्म करेगा किसका, वहां पे फॉर्म करेगा सेंट्रल वल्वा सेल्स का, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फेट। द टू एडजेसेंट वीपीजी रिसीव द लोअर अमाउंट ऑफ द लेन 3, और उसके पास वाले जो उसके एडजेसेंट वाले सेल होंगे उसके पास क्या करेगा, थोड़े से कम अमाउंट में क्या पहुंचेगा, वीपीजी पहुंचेगा, सिग्नल पहुंचेगा और वहां पे फॉर्मेशन करेगा लोअर अमाउंट ऑफ द लीन प्रोटीन एंड बिकम द लिटरल। और वो किसका फॉर्मेशन करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा लिटरल का, लिटरल फेट, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सेकेंडरी फेट बोलते हैं। आई होप बच्चा आपको बहुत मजा आ रहा होगा ये केसेस को पढ़ के, जितना मजा मुझे आ रहा है, क्योंकि ट्रस्ट में अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, मैक्सिमम टाइम यहां से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है,
चलिए, तो ये जो स्लाइड था मैं अगेन बोलूंगी, इस केस, ये जो केस स्टडी है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। यहां से क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं, मतलब बहुत 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 बार। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, A specification of the primary and secondary lineages। आप देखो, ये बात तो है कि हमने देखा कि प्राइमरी फेट बन रहा है, सेकेंडरी फेट बन रहा है, टर्सरी फेट बन रहा है, ये तो है, लेकिन इसका स्पेसिफिकेशन कैसे होता होगा अब हम और डेप्थ में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये स्पेसिफिकेशन से, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, लेकिन केसेस से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए। इसके पहले जो भी पढ़ाया, अगर आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां से आपके इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, लेकिन हम इसको भी देखते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्या पता क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाए। चलिए देखते हैं। सो स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिनिएजेस, प्राइमरी और सेकेंडरी लिनिएजेस का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। चलिए, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा आपको पहले समझाना पड़ेगा डायग्राम के हेल्प से। देखो, मैंने रिसेप्टर और लिगेंड की बात आपसे की थी, है ना। रिसेप्टर और लिगेंड की आपसे बात की थी, तो यहां पे क्या होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर क्या होगा और लिगेंड क्या होगा, याद करो, है ना। लेन 3 और लीड 23, ठीक है, यही था, आई एम राइट। लिगेंड और रिसेप्टर ये था ना। लिगेंड जो था वो लेन 3 था, और लेट जो था, लेट 23, वो क्या था, रिसेप्टर था। अब देखो, ये जब एक्टिवेट होता है तो यहां पे एक्टिवेट हो जाता है लेट 60, और लेट 60 क्या करता है, लेट 60 जो होता है वो 3 फेट को डिसाइड करता है। इससे 3 फेट आता है, वेरी इंटरेस्टिंग। इससे क्या होता है, इससे 3 फेट आता है। क्या क्या फेट आता है, इससे फेट आता है, एक आता है DFF, एक आता है आपका DFF, और ये DFF क्या करता है, ये DFF जो होता है वो, सॉरी, लेट 39 होता है, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, लेट जो होता है वो बनाता है 39, और ये 39 जो था वो इनहिबिट करता है DFF को। और ये DFF क्या है, ये DFF जो है वो फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन किसका करता है, हाइपोडर्मिस का। हमें देखना है हाइपोडर्मिस टर्सरी का स्टेज है, ठीक है, इसीलिए इसको रोकना जरूरी है, ठीक है। तो ये किसका, इसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है हाइपोडर्मिस का। हाइपोडर्मिस का। अब देखो, एक केस मैंने ये लिखा, और एक एक फेट क्या होता है, एक होता है मैप काइनेस, ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है मैप काइनेस। मैप काइनेस, और मैप काइनेस क्या करता है, सेल सिग्नलिंग में आपने पढ़ा है, ये करता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। चलिए, 2 फेट देख लिया, अब एक और फेट की बारी आती है, ठीक है। अब देखो, जो एक और फेट है वो क्या करता है, DSL बनाता है, मतलब कि यहां पे क्या होता है, ऐसे समझो, ये DNA है और यहां पे क्या है, DSL, ठीक है, आई होप को दिख रहा होगा। यहां से क्या होता है, DSL का फॉर्मेशन होता है, DSL, ठीक है, यहां से क्या होता है, DSL का फॉर्मेशन होता है। और ये DSL क्या होता है, यहां पे मेम्ब्रेन बॉन्ड एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है,
मेम्ब्रेन बाउंड एक रिसेप्टर पर होता है, ये डीएसएल जो होता है वो इससे जाके क्या करता है, बाइंड कर जाता है, बाइंड कर जाता है। और ये कैसा है, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। ये कैसा होता है, ये होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। चलो, तो ये तो आपने देख लिया, ठीक है। ये किसका हो गया, ये तो हो गया आपका प्राइमरी फेट का फॉर्मेशन। अब सिमिलरली आपको देखना है सेकेंडरी फेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। सिमिलरली आपको देखना है कि सेकेंडरी फेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहां पे भी एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये रिसेप्टर जो होता है वो होता है लिन 12 रिसेप्टर, ठीक है। ये कौन सा होता है, लिन 12 रिसेप्टर। अब ये लिन 12 रिसेप्टर जो होता है वो क्या करता है, सिग्नल को एक्टिवेट करता है, सिग्नल को एक्टिवेट करता है। और सिग्नल को एक्टिवेट करने के बाद यहां पे बनाता है एमआरएनए, ठीक है। यहां पे क्या बनाता है, यहां पे बनाता है एमआरएनए। लेन 3 रिसेप्टर, लेन 12 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वो सिग्नल को एक्टिवेट करता है। अब एग्जैक्ट सिग्नलिंग आपको यहां नहीं पढ़ना, एग्जैक्ट सिग्नलिंग आप कहां पे पढ़ते हो, एग्जैक्ट सिग्नलिंग जो है वो आप पढ़ते हो सेल सिग्नलिंग में। इसलिए मैंने जस्ट यहां पे लिखा कि लेन 3 रिसेप्टर, उसको लिगेंड मिला, सिग्नलिंग को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने में तो एमआरएनए का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब एमआरएनए से बन जाता है लेट 23। यहां से अगर एमआरएनए का, तो यहां पे क्या होता है, लेट 23 रिसेप्टर बन जाता है, सॉरी लेट 23 प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। और लेट 23 प्रोटीन क्या करेगा, फिर उसको वहां पे, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला सिग्नलिंग जो चल रहा है वो बन रहा है सेकेंडरी फेट के लिए, ये प्राइमरी। अगर लेट 23 को सिग्नल मिल जाएगा, लेन 3 मिल जाएगा, तो वो प्राइमरी फेट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, लेट 23 प्रोटीन का, लेट 23 प्रोटीन का क्या करेगा, सिंथेसिस को सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है, यहां पे इसको रिप्रेस कर देता है, ठीक है। इस लेट 23 प्रोटीन को क्या करता है, बनने नहीं देता है, एमआरएनए जो होता है इसको बनने नहीं देता है। अब लेट 23 नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या, सेकेंडरी प्राइमरी फेट नहीं बन पाएगा, ये सेकेंडरी फेट बनेगा। तो कैसे एक दूसरे को रोक रहा है, ये प्राइमरी फेट का फॉर्मेशन हुआ, ये सेकेंडरी फेट का फॉर्मेशन हुआ। और यहां पे जो पाथवे चलता है वो चलता है डेल्टा नॉच पाथवे, ठीक है। यहां पे जो पाथवे चलता है वो चलता है डेल्टा नॉच पाथवे, डेल्टा नॉच पाथवे, ठीक है। यहां पे जो सिग्नलिंग चलता है वो चलता है डेल्टा नॉच पाथवे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब ये समझ आ गया तो ये तो बहुत इजी है समझना, सॉरी ये, हाँ। In addition, forming of the central vulva lineages, the VPs, these the closest anchor cells, also signal laterally and they form the adjacent P5, P7 cells and then not generate the central vulva cell. बिल्कुल, ये हम तो पढ़ते आ रहे कि जो उसके एडजेसेंट होगा वो क्या करेगा, प्राइमरी फेट का फॉर्मेशन करेगा। और जो P5 और P7 जो होता है वो क्या करता है, सॉरी ये तो प्राइमरी फेट का फॉर्मेशन और सेकेंडरी फेट का फॉर्मेशन कर रहा है, और उसके एडजेसेंट में होता है सेल एंड इन देन नॉट टू जनरेट द सेंट्रल वल्वा सेल्स, और उसके जो फ्लैंकिंग में जो प्रेजेंट होता है वो हैपोडर्मिस स्किन का फॉर्मेशन करता है, वो कोई भी सेंट्रल वल्वा फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट इज P5, P7 रिसीव द सिग्नल थ्रू द लेन 2। क्या बोला जा रहा है, P5 और P7 जो होता है वो लेन 2 के हेल्प से वो सिग्नल को रिसीव करता है डेल्टा नॉच के हेल्प से, प्रोटीन ऑन द मेम्ब्रेन एंड नो सिग्नलिंग माइक्रो एमआरएनए MIRNA 61 which is a represent the gene that would be the specific for the neutral central vulva feed, ठीक है। ओके, एक और है स्पेसिफिकेशन ऑफ द एंकर सेल।
अब एंकर सेल का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है, एंकर सेल का, ठीक है, अभी हमने पढ़ा वल्वा सेल के बारे में, अब एंकर सेल जहां से हमें सिग्नलिंग मिल रहा है, ठीक है, देखते। ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम लेटरल डेवलपमेंट ऑफ द सेल बाय द चांस ऑफ द सिक्रेटिंग द मोर लैग टू, ठीक है, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम लेटरल डेवलपमेंट ऑफ द सेल, जब लेटरल डेवलपमेंट होता है सेल का, मतलब जो सेकेंडरी है उसी को तो हम लोग लेटरल डेवलपमेंट बोल रहे हैं, बाय द चांस द सिक्रेटिंग द मोर लैग2, कब हो रहा है, जब ज्यादा लैग2 का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि लिगेंड, ठीक है, यस हमें पता है कि एंकर से लिगेंड की तरह ही तो काम कर रहा है, and cause the neighboring inhibit the production of the differential signal and increase the production of the lin12 protein, और क्या कर रहा है, इसका जो नेबर जो होता है वो क्या करता है, इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंशियल सिग्नल, और उसके जो नेबर होते हैं वो क्या करता है, एक इनहिबिटरी प्रोटीन को, सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है, वहां पे इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ द lin12, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट इज द सेल सिक्रेटिंग लैग2 बिकम द गोनाइड एंकर सेल, जो क्या बोल रहा है, जो लैग2 है, ठीक है, लैग2 जो है वो किसके तरह काम कर रहा है, बिकम द गोनाइड एंकर सेल, यस गोनाइड सेल के बीनीथ में ही था ना, तो ये जो एंकर सेल है वो किसके तरह काम कर रहा है, ये लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और ये कहां से मिल रहा है, एंकर सेल से मिल रहा है, व्हाइल द रिसीविंग lin12, अब देखो, और जो lin12 है, lin12 है, ये किसके तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है रिसेप्टर, या फिर हम इसी को रिसीवर भी बोल सकते हैं, बिकम द वेंट्रल यूटेराइन, और बिकम द वेंट्रल यूटेराइन प्रिकर्सन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेंट्रल यूटेराइन प्रिकर्सन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इफ द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द lin12, ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब, मतलब इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर है, ठीक है, ये जो रिसेप्टर है इसे कहा जा रहा है lin12, ठीक है, इसे कहा जा रहा है lin12, ये जो है वो क्या है, lin12 है, और लिगेंड जो है वो क्या है, लिगेंड जो है वो है आपका lैग2, क्या है, lैग2। अब ये जो lैग2 है, ठीक है, lैग2 है, अब जब इनका इंटरैक्शन होता है तो क्या हो रहा है, इनका इंटरैक्शन होने के वजह से यहाँ पे वेंट्रल यूटेराइन प्रिकर्सर बन रहा है, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, इसका रिजल्ट मिल रहा है वेंट्रल यूटेराइन प्रिकर्सर, वेंट्रल यूटेराइन प्रिकर्सर, ठीक है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन इफ लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द lin12, क्या हो रहा है, lin12 में लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है, मतलब कि वो अगर उसको लिगेंड दिया भी जाएगा तो भी वो काम नहीं कर पाएगा, सो lin12 is mutated, both cell become the anchor cells, तो क्या होगा, अब जो सेल्स बनेगा, अब वो वेंट्रल यूटेराइन प्रिकर्सर ना बनके अब वो क्या बनेगा, अब वो बनेगा एंकर सेल, ठीक है, तो एंकर सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये समझ, मतलब कि एंकर सेल का फॉर्मेशन तब हो पाएगा जब lin12 में म्यूटेशन हो गया होगा, तब, मतलब कि अगर इसमें से कोई एक दो म्यूटेटेड होगा तभी एंकर सेल का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज अगर ये दोनों बनता रहेगा तो यहाँ पे तो फॉर्मेशन हो जाएगा वेंट्रल यूटेराइन प्रिकर्सन का, लेकिन हमें तो वल्वा बनाने के लिए हमें तो एंकर सेल चाहिए, एंकर सेल से क्या है, एंकर सेल से गोनाइड है, गोनाइड सिग्नल को रिलीज कर रहा है, तो अगर हमें वल्वा बनाना है तो हमें एंकर सेल चाहिए, अगर एंकर सेल चाहिए तो इस दोनों में से किसी एक का ना होना जरूरी है, क्या बोल रहे, इस दोनों में से दोनों का होना जरूरी नहीं, दोनों में से किसी एक का ना होना जरूरी है, ठीक है, अगर दोनों रहेगा तो वेंट्रल यूटेराइन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक म्यूटेटेड होगा, lin12 म्यूटेटेड होगा, उसका वो म्यूटेट हो चुका, अपना लॉस ऑफ फंक्शन कर चुका है, तो अगर मैं बोल दूं कि lin12 गेन ऑफ फंक्शन कर लेगा, तो गेन ऑफ फंक्शन कर लिया, इसका मतलब कि उसको तो किसी लिगेंड का जरूरत नहीं है, अब तो और ज्यादा मल्टीवेंट्रल यूटेराइन प्रिकर्सर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया, तो ऐसे केसेस बनते हैं, ठीक है, तो देखो जितना भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक पढ़ लो, आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ लो, उसमें से अगर आपने
म्यूटेशन केस को स्टडी करना सीख लिया कि ये म्यूटेटेड होगा तो क्या होगा, मतलब कि अगर लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन होगा तो क्या होगा, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि पूरा डिप बायो तो देखो, वैसे तो बोलोगे तो आपको बोलोगे मैम हमको याद करना पड़ेगा कौन सा लिगेंड है कौन सा रिसेप्टर है, नहीं, आप क्या करो, आप हेडिंग डालो अपने कॉपी में, वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस। ठीक है, और सिर्फ ये 2 स्लाइड पहले आप ये लिखो कि 6 कॉम्पिटेंट सेल होता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करें, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम पहले लिखेंगे 6 कॉम्पिटेंट सेल होता है, 6 होता है, 4 5 6 होता है वो वल्वा का फॉर्मेशन करता है, रिमेनिंग जो होता है 3 4 8 जो होता है वो हाइपोडर्मिस स्किन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद हम ये डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इस डायग्राम को ड्रॉ करने के हम सारे केसेस को बनाने की कोशिश करेंगे। जितना भी हमने म्यूटेशन केस पढ़ा, 7 पढ़ा, ये सारा कि अगर अच्छा एंकर सेल को म्यूटेट करेंगे तो सारा नॉर्मल आ जाएगा। अगर इस रिसेप्टर में, ये जो रिसेप्टर है लेट 23 है, इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो इसका गेन ऑफ फंक्शन होगा तो क्या होगा, ऐसे कर करके पढ़ोगे तो मैं कह रही हूं सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके और मुझे कमेंट में बताना बेटा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, इफ आई एम टेकिंग द समरी, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप जब भी वल्वा फॉर्मेशन को पढ़ो, ठीक है, आप जब भी वल्वा फॉर्मेशन को पढ़ो तो आप प्लीज 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 आप क्या करना, आपको म्यूटेशन केस को स्टडी करना है। म्यूटेशन में भी आपको क्या स्टडी करना है, वेरी फर्स्ट इज द लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है, सेकेंड इज गेन ऑफ फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये दोनों तो आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको म्यूटेशन केस को याद करना है किसी भी हाल में। ठीक है, म्यूटेशन केस को प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और ये भी बता सकते हो कि हमारा लेक्चर कैसा लगा आपको। सो थैंक यू सो मच एवरीवन वाचिंग दिस सेशन। हम लोग जल्दी मिलते हैं किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच।